दोस्तों वेलकम टू माय चैनल पीआर नॉलेज सेंटर। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं लाई हूँ घटना चक्र सामान्य विज्ञान लेक्चर नंबर 10, जिसको हम करेंगे। वो है 1990 से लेकर 2023 तक के सारे प्रश्न इसमें इंक्लूड हैं विद एक्सप्लेनेशन, और जितने भी क्वेश्चन हैं उनके नोट्स भी हैं। तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा या जानते होंगे घटना चक्र के बारे में, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और डायरेक्ट आते हैं, फिर डिट्टो छपते हैं। छपते मतलब ऐसा नहीं कि आयोग यहाँ छाप देता है, लेकिन हाँ आते हैं। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो 81 क्वेश्चन हो चुके थे। 82 क्वेश्चन से हम करेंगे। ये विज्ञान प्रौद्योगिकी से है। तो इसमें है इसरो की मास्टर कंट्रोल सुविधा हासन में है, जो अवस्थित है। तो स्थित कर्नाटक में। नेक्स्ट है उसके बाद ये मिलान करना है कौन कहाँ पर है। तो इसरो जो है पुणे में है, नहीं इसरो जो है बेंगलुरु में है। एक मिनट, बेंगलुरु में है। और IUCA जो है वो पुणे में है। और आपका IUAC जो है ये नई दिल्ली में है। VSSC तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ पर दिया गया है, पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है इसमें जो है सी जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन उपकेंद्र श्रीहरिकोटा नहीं है, यही सम्मिलित नहीं है। बाकी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद, राष्ट्रीय दूर संवेदन केंद्र हैदराबाद और विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम ये सही है। तो ये कहाँ है, ये जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है के साल 1972 में की गई, ये केंद्र बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। तो स्पेस एप्लीकेशन केंद्र ये अहमदाबाद ये सुमेलित है, बाकी इसे सुमेलित नहीं है। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में ही है, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है, जबकि इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में है और SHAR श्री केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कहाँ पर स्थित है। तो इसमें जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष तिरुवनंतपुरम केरल में है, केंद्र केरल में, तो ये सही है। और UIR राव उपग्रह केंद्र बेंगलुरु में भी सही है। तो ये दोनों सही हैं। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून ये गलत है। और भारतीय सुदूर संवेदन हैदराबाद तेलंगाना ये भी गलत है। तो ऑप्शन हो गया ए। उसके बाद भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। तो ये स्थित कहाँ पर है, देहरादून में स्थित है। इसके बाद त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है राकेट छोड़ने के लिए प्राणोदक के अनुसंधान से, मौसम संबंधी समस्याओं की जांच के लिए, ध्वनिपूर्ण राकेटों को प्रक्षेपित करने से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा और अंतरिक्ष के डिजाइन तथा निर्माण से, तो उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से। तो 1 और 4 जो है इसमें सही है। तो इसमें है त्रिवेंद्रम अवस्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः राकेट छोड़ने के लिए प्राणोदकों के अनुसंधान से एवं उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के विकास से संबंधित है। भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रारंभ वर्ष 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना के साथ हुआ। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई दिशा देने का श्रेय स्वयं डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। इन्हीं के द्वारा भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की नीति तैयार की गई। इसमें इस प्रौद्योगिकी के व्यवहारिक प्रयोग को प्राथमिकता दी गई। तुम्बा राकेट छोड़ने का केंद्र अवस्थित है, तो वह केरल में स्थित है। ये तुम्बा राकेट प्रक्षेपण केंद्र जो है केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है किसके, तो वह पुलिकट झील के निकट स्थित है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश राज्य के तटीय क्षेत्र में स्थित एक द्वीप है। इसी स्थान पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी के समुद्र से अलग करता है। श्रीहरिकोटा रेंज जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, वह किस राज्य में स्थित है, वह है आंध्र प्रदेश में। अगला है अगला मिलान करना है काकरा पार। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। और उसके बाद पोखरन जो है परमाणु बम विस्फोट स्थल है। और थुम्बा जो है, थुम्बा है राकेट प्रमोचन केंद्र। श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन केंद्र। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, यहाँ पर दिया है काकरा पार न्यूक्लियर पावर प्लांट, पोखरन परमाणु बम विस्फोट स्थल है, थुम्बा राकेट प्रमोचन केंद्र, श्रीहरिकोटा उपग्रह प्रमोचन स्टेशन है। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ भारत के अंतरिक्ष केंद्र में, तो वह है श्रीहरिकोटा में। तो फरवरी 2004 में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्ररोधक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ था। और यह है कथन कारण। इस पर विचार करना है। एक हवाई जहाज के पंख की ऊपरी सतह उत्तरोत्तर बनाई जाती है और निचली सतह नादोदर बनाई जाती है। शीर्ष भाग पर वायु प्रवाह की दुर्गति कम होती है और इसलिए अधोभाग शीर्ष भाग के दबाव को कम करता है। उसका कौन सा है, तो ए सही, आर गलत है। ऑप्शन हो गया डी। उसके बाद नेक्स्ट है
हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है? तो उसका रंग नारंगी होता है। उसके बाद है चंद्रमा एक है। चंद्रमा एक उपग्रह है। और चंद्रयान किस तारीख को चंद्र में कक्ष में पहुंचा? तो वो पहुंचा था 8 नवंबर को। तो चंद्रयान फर्स्ट की बात हो रही है। भारत का पहला मानव रहित चंद्र मिशन था। इस मिशन को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रमा पर स्थापित करने हेतु भेजा गया और यह 30 अगस्त 2009 तक सक्रिय रहा। और 8 नवंबर 2008 को चंद्रयान भारतीय अनुसमयानुसार करीब 5 बजे चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। भारत के चंद्र मिशन के अंतरिक्ष यान का क्या नाम था? तो वह था चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान 2। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण किया गया था, तो वो किया गया था आंध्र प्रदेश से। चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे? तो वो थे डॉक्टर एम अन्नादुरै। डॉक्टर एम अन्नादुरै। तो अगला है चंद्रयान 2 अभियान के संबंध में क्या सही नहीं है? तो इसकी स्वीकृति प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दी थी, ये सही है। इसमें भेजे गए रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये भी सही है। इस अभियान में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को अन्वेषण के लिए लक्ष्य नहीं दक्षिणी ध्रुव की बात है, तो यही गलत है। इस अभियान में विक्रम लैंडर का इस्तेमाल हुआ, ये भी सही है। अगला है जुलाई 2019 में अंतरिक्ष में चंद्रयान 2 किस भारतीय राज्य से प्रक्षेपित किया गया था? तो वह राज्य था आंध्र प्रदेश। उसके बाद चंद्रयान 2 अंतरिक्ष को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया? तो किया गया था GSLV Mk3M1 का। चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है? तो योजना मून एक्सप्रेस। इसके बाद है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान जो है, इसको क्या मार्स ऑर्बिटर मिशन भी कहा जाता है, सही है। USA के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्कर करने वाला दूसरा भारत देश है, नहीं और भी है, ने भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अपने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों ओर चक्कर करने में पहली बार सफलता हासिल की, जो सही है। तो इसमें जो है, ठीक है, 93 किसका है? तो 93 है चीन का अंतरिक्ष यान। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन चीनी अंतरिक्ष यान सेन झाओ 7 के बारे में सही नहीं है? तो इसके चारों तरफ अंतरिक्ष यात्री थे, ये गलत है। चीन के तीसरे मानवयुक्त अंतरिक्ष यान सेन झाओ में 3 अंतरिक्ष यात्री थे। ये चीन के पूर्वोत्तर राज्य गांसू में स्थित जियाकुआन। अच्छा, इसमें सही पूछा है ना, सही नहीं है। चारों तरफ अंतरिक्ष यात्री, ये गलत है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगस्त 2016 में चीन में मिसियस उपनाम की एक प्रणाली विकसित की गई, जो क्या है? एक क्वांटम उपग्रह संचार प्रणाली है। अगला नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो और CNS ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। CNS के इस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है, तो ये एजेंसी है फ्रांस की। CNS किसकी है? फ्रांस की है। उसके बाद है आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिक M लॉन्च किया? तो वह है रूस। इसके बाद है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में उपग्रह को ले जाने वाले विश्व का सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया? तो वह है जाक्सा। तो फरवरी 2018 में जापान की अंतरिक्ष एजेंसी उपग्रह को ले जाने वाले विश्व के सबसे छोटे रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी स्थित है, तो वह स्थित है पासाडेना में। अगला है ग्रीस्ड लाइटनिंग 10 किसका हाल ही में समाचारों में उल्लेख है, क्या है? तो वह नासा द्वारा परीक्षित विद्युत विमान। अगला है नासा किस अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा पर जल के होने की पुष्टि की? तो वह की सोफिया ने। तो अक्टूबर 2020 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सूर्य की रोशनी से प्रकाशित चांद की सतह पर पानी की खोज की। चंद्रमा पर पानी की खोज नासा स्ट्रेटोस्फियरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी ने की। सोफिया ने चंद्रमा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे बड़े क्रेटरों में से एक क्लेवियस क्रेटर में पानी की अणुओं का पता लगाया। नासा का डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष मिशन कौन से धूमकेतु केंद्र के विस्तृत चित्र लेने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वह है टेम्पल-1। तो डीप इम्पैक्ट अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा 12 फरवरी 2005 को प्रक्षेपित एक अंतरिक्ष अन्वेषक अभियान, ये अभियान डेल्टा-2 द्वारा टेम्पल-1 धूमकेतु के अन्वेषण हेतु प्रक्षेपित किया गया था। 429 मिलियन किमी की यात्रा के 174 दिनों में संपन्न कर डीप इम्पैक्ट का स्मार्ट इम्पैक्टर इससे अलग होकर 4 जुलाई 2005 को टेम्पल-1 से टकराया और इम्पैक्टर ने इसके नाभिक में प्रवेश कर धूमकेतु के पदार्थों का चित्र पृथ्वी पर संप्रेषित करने में सहायता प्रदान की। डीप इम्पैक्ट अभियान के माध्यम से पहली बार किसी धूमकेतु के नाभिक में प्रवेश कर उसके ग्रही पदार्थों का चित्र प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई।
की गिवोटो एवं स्टार डस्ट अभियानों द्वारा केवल धूमकेतु की सतह का चित्र प्राप्त करने की ही सफलता प्राप्त हुई। नासा के मंगल ग्रह पर यान का क्या नाम है? तो वह यान का नाम है फिनिक्स। और मंगल ग्रह पर जनवरी 2004 में पहुंचने वाला प्रथम अमेरिकन रोवर था, वह था स्पिरिट। उसके बाद है नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए गए लक्षणों में सम्मिलित है तो वो जल, जिप्सम और मीथेन है। अगला अमेरिकी पत्रिका विज्ञान 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमध्य झील का पता किस ग्रह पर चला है? तो वो मंगल ग्रह पर पता चला है। अगला है मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में किसके? तो मीथेन जो उपस्थित है वह उपस्थित है मंगल ग्रह पर और बृहस्पति दोनों पर है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। शनि ग्रह में वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी गैसें सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती हैं? तो मीथेन पाई जाती है। और निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? तो वह है शनि का घनत्व सबसे कम है। आप देख सकते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। अंतरिक्ष यान डिस्कवरी, जिसे 4 जुलाई 2006 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था, ईंधन के टैंक से भरा गया था। केवल द्रव हाइड्रोजन, केवल ऑक्सीजन से, केवल द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव हाइड्रोजन से। तो ये द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से भरा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया था। वो 21 दिसंबर 1968 को किया गया था। नासा का पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाकर चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष यान था। और चंद्र कक्षी मिशन सेलिन फर्स्ट निम्नलिखित में से किस एक का है? तो वह है जापान का। उसके बाद है जेट इंजन और रॉकेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेट इंजन अपनी ऑक्सीजन पूर्ति के लिए परिवेश की वायु का प्रयोग करता है, अतः यह अंतरिक्ष में गति के लिए अनुपयुक्त है। रॉकेट अपनी ऑक्सीजन पूर्ति गैस के रूप में और ईंधन के साथ ले जाता है। रॉकेट कैरीज इट्स ओन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इन फॉर्म ऑफ गैस एंड फ्यूल। ऊपर इनमें से कौन सा सही है? तो वह सही है केवल पहला, दूसरा सही नहीं है। तो जेट इंजन परिवेश में ऑक्सीजन प्राप्त कर अपने लिए ठेल प्राप्त करता है, जबकि रॉकेट स्वनिहित ईंधन को बाहर कर अपेक्षित ठेल कर प्राप्त करता है। जेट हवाई यान नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बड़ी सरलता और आसानी से उड़ता है। इसकी क्या निर्दिष्ट व्याख्या हो सकती है? तो पहला, नीचे स्ट्रेटोस्फीयर में बादल और पानी की वाष्प नहीं होती है। फिर दूसरा है नीचे के स्ट्रेटोस्फीयर में लंब रूपी हवाएं नहीं होती हैं। इसमें कौन सा सही है? तो इसमें जो है दोनों के दोनों ऑप्शन सही हैं। आईएएस में पूछा है और यूपीपीसीएस ने भी इसको क्वेश्चन रिपीट पूछ लिया। किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो वह कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण पर। अगर निम्नलिखित सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है तो संवेग संरक्षण पर रॉकेट कार्य करता है। ये देखिए यूपीपीसीएस आरओ यार ने सेम क्वेश्चन पूछा। और स्टैटेलाइट होता है अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। क्रायोजेनिक ताप से आशय उस ताप से है जो कितने डिग्री? -150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होती है। और न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है तो यह होता है अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमति में। निम्न तापी इंजन का प्रयोग होता है तो उसका प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। और निम्न तापी इंजन का प्रयोग में लाते हैं द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकरण के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में। फिर है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल स्पेस शटल में होता है। निम्नलिखित में से किसको रॉकेट नोदकों के रूप में नहीं किया जाता है? तो वह है परीक्षण तो सभी के सभी होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ विकल्प ही नहीं है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल इसरो के सहयोग से बना है किसके? गैस सौर सेल से यहाँ पर है। उसके बाद है नेक्स्ट निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2006 में भारत में रॉकेट कार्यक्षेत्र के पूर्ण निम्न ताप अवस्था का सफल परीक्षण किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत केवल एक ऐसा देश है जिसने रॉकेट कार्यक्षेत्र में निम्न ताप अवस्था की प्रयोग की क्षमता प्राप्त कर ली। तो इसमें से कौन सा सही है? तो केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। क्योंकि अक्टूबर 2006 में भारत द्वारा तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्वदेश विकसित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया गया था। भारत पूर्ण रूप से विकसित निम्न ताप अवस्था का परीक्षण करने वाला देश का 6वां देश था। भारत के पूर्व यह सफलता निम्न देशों संघों में अर्जित की गई थी: अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, चीन और जापान। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रीसैट 2 उपग्रह कक्षा में PSLV C-12 द्वारा अप्रैल 2009 में श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था। दूसरा उपग्रह अनुसैड भी PSLV C-12 द्वारा कक्षा में छोड़ा गया था। इसका निर्माण अन्ना
विश्वविद्यालय चेन्नई द्वारा किया गया था। अनुसैट एक परीक्षणीय संचार उपग्रह है। रिसैट 2 एक खोजी उपग्रह है। वह देश की सीमाओं की चौकसी में सक्षम है। तो इसका सही आंसर होगा सभी के सभी। और भारतीय उपग्रह और उनके प्रक्षेपकों के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनसैट श्रृंखला के सभी उपग्रह विदेशों से छोड़े गए हैं, तो ये गलत है, सभी तो विदेश से नहीं छोड़े गए हैं। बाकी PSLV का प्रयोग IRS श्रृंखला के उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए किया जाता है। भारत में GSLV के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करने के लिए पहली बार स्वदेश निर्मित शीत जनित इंजनों का प्रयोग हुआ है, ये सही है। और वर्ष 2001 में छोड़े गए GSAT में अंकीय प्रसारणों और इंटरनेट सेवाओं को प्रदर्शित करने के लिए अर्जक भार है। तो तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, 2, 3 और सही है। अगला है भारतीय उपग्रह प्रमोचित करने वाले वाहनों के संदर्भ निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। PSLV वे उपग्रह प्रमोचित किए जाते हैं जो पृथ्वी के संसाधनों की मॉनिटरिंग में उपयोगी है, जबकि GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को प्रमोचित करने के लिए अभिकल्पित किया गया है। PSLV द्वारा प्रमोचित उपग्रह आकाश में एक ही स्थिति में स्थायी रूप से स्थिर रहते प्रतीत होते हैं, जैसा कि पृथ्वी के एक विशिष्ट स्थान से देखा जाता है। GSLV MK3 एक 4 स्टेज वाला प्रमोचन वाहन है, जिसमें प्रथम और तृतीय चरणों को ठोस रॉकेट मोटरों का तथा द्वितीय चतुर्थ चरणों में द्रव रॉकेट इंजनों का प्रयोग होता है। तो इसमें पहला ही सही है, बाकी सही नहीं है। और PSLV तथा GSLV दोनों ही इसरो द्वारा विकसित उपग्रह प्रक्षेपण यान है। PSLV को लगभग 1750 किलोग्राम वजनी भू अवलोकन या सुदूर संवेदी उपग्रहों को लगभग 600 किमी ऊंचाई वाली सूर्य समकालीन ध्रुवीय कक्षाओं में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है। GSLV को मुख्यतः संचार उपग्रहों को दीर्घवृत्ताकार भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया था। कथन एक सत्य है और GSLV द्वारा GTO में स्थापित उपग्रह को कक्षोन्नयन के पश्चात लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई वाली भूतुल्यकालिक पृथ्वी कक्षा में स्थापित कर दिया गया और इस कक्षा में उपग्रह आकाश में ही स्थिर प्रतीत होता है तथा कथन 2 असत्य है। और GSLV MK3 नया नाम ALMV3 है और एक चित्ररणी प्रक्षेपण यान है तथा कथन 3 असत्य है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्ट से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव द्वारा। उसके बाद है निम्न में से कौन सा अंतरिक्ष उपग्रह नहीं है, तो वह SLV-3 ये नहीं है। और GSLV D2 को हाल ही में कक्ष में प्रक्षेपित किया गया, तो इसमें से कोई नहीं है क्योंकि GSLV भारत का स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान है। त्रिचरणीय यान इनसैट 2 श्रेणी के उपग्रहों को भू समकालिक स्थान अंतरिक्ष कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है। GSLV D2 इस यान की द्वितीय विकासात्मक परीक्षण उड़ान थी। इसके द्वारा 1825 में किग्रा वजनी संचार उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया गया। यह उड़ान 8 मई 2003 को संपन्न हुई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों पर विज्ञान प्रदर्शनी है। दूसरा है विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तीसरा है इसरो का शैक्षणिक उपग्रह 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया। इसमें से कोई भी सही नहीं है क्योंकि विज्ञान रेल मंत्रालय तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित पहियों का विज्ञान प्रदर्शनी है। नई दिल्ली 15 सितंबर 2003 को शुरू हुई इस रेल में भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित उपलब्धियों को दर्शाया गया था। कथन एक असत्य है। शैक्षणिक सेवाओं के लिए उपग्रह एजुसैट अंतरिक्ष में भेजने में भारत पहला राष्ट्र हो गया। यह उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, तो यह प्रक्षेपित 20 सितंबर 2004 को किया गया था। अगला है भारत में सितंबर 2002 में अपने प्रथम पूर्ण मौसम विज्ञान संबंधी उपग्रह का प्रक्षेपण किया। पहली बार अंतरिक्ष वाहन PSLV C4 ने भू समकालिक कक्षा में 1000 किलोग्राम से अधिक अर्जक भार लेकर प्रवेश किया। तो कौन सा सही है, तो दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला है निम्नलिखित में से एक को नाम कल्पना दिया गया है, कौन सा है, तो मेटसैट है। सितंबर 2002 में भारत में प्रक्षेपित किया गया, ये मेटसैट किया गया। और निम्नलिखित में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है, तो वह है सत्यभामासैट। सत्यभामा विश्वविद्यालय चेन्नई के छात्रों द्वारा निर्मित उपग्रह है। 1.5 किलोग्राम वजनी इस उपग्रह का प्रक्षेपण PSLV C34 द्वारा जून 2016 में किया गया। भारत का अग्रवर्ती संचार उपग्रह GSAT 8 21 मई 2011 को छोड़ा गया। कहाँ से, कोरू से। तो 21 मई 2011 को भारतीय समय अनुसार 2:08 से 800 टन वजनी एरियन 5 रॉकेट के कोरू फ्रेंच गुयाना से उड़ान भरी और यह अपने साथ 2 दूरसंचार उपग्रहों को ले गया था, जिसमें एक भारत की GSAT 8 तथा दूसरा सिंगापुर ST2 था। अगला नेक्स्ट है भारतीय उपग्रह GSAT 7 अनन्य रूप से बनाया गया है, ये सैन्य संचार हेतु बनाया गया है।
तो जीसैट इनसैट की चौथी पीढ़ी का उपग्रह इनसैट 4F है, जिसे लोकप्रिय नाम रुक्मणी दिया गया। जीसैट 7 नौसेना को पूर्णतः समर्पित भारत का प्रथम संचार उपग्रह है। 30 अगस्त 2013 को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट एरियन 5 जीसैट 7 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो द्वारा निर्मित कुछ उपग्रहों को सूची प्रक्षेपण के दिनांक के साथ नीचे दी गई। इन उपग्रहों में जो दो अपनी कक्षा तक पहुंचने में विफल रहे हैं वो कौन से हैं? तो वो हैं जीसैट 4 15 अप्रैल 2010 को और जीसैट 12 15 जुलाई 2011 को। तो ये हो गया आपका, एक मिनट, ये आपका सही है, 2-3 सही है, सर 2-3 सही है। तो यहाँ पर पढ़ लीजिए एक्सप्लेनेशन। निम्न में से कौन सा उपग्रह 29 सितंबर 2012 को भारत से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था? तो वह है जीसैट 10। तो 29 सितंबर 2012 को भारत के दूरसंचार, ये सब करंट का ही है जो करंट में रहते हैं। तो अभी आप ध्यान में रखिएगा करंट में क्या क्या है। किस रॉकेट वाहन को इसरो ने GSAT-6 से उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो वह है GSLV F8। अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन जो हाल में चर्चित हुआ क्या है? तो वह है इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमताएं हैं। ठीक है, ये खत्म होता है यहीं पे। अब नेक्स्ट वीडियो में करेंगे परीक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।